हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाना था, हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया था ये जाना था, हिप्पोक्रेट्स ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया था ये जाना था, कितने टाइप्स के उन्होंने ह्यूमर बताए थे ये जाना था, और फिर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसप्रूव किसने किया था, विलियम हार्वे ने। किसकी हेल्प से? थर्मोमीटर की हेल्प से। और उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी ब्लैक बाइल पर्सन्स होंगे उन सब का नॉर्मल टेम्परेचर होगा, किसी का कोई भी हॉट पर्सनैलिटी नहीं होगा। चलिए, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज अ स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease and infirmity। इस पूरी डेफिनेशन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा हाँ बेटा, लास्ट क्लास में वॉइस का कुछ इशू आ रहा था, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा बेटा कि आने वाले समय में ऐसी दिक्कतें ना हो, क्योंकि बेटा सब चीज़ मैं अकेले ही मैनेज करता हूँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं आप लोग से थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बच्चों, ठीक है। चलिए, आप लोग के लिए तो मैंने क्या बोला कि फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, तो मैंने हेल्थ को डिफाइन किया था, और हेल्थ को फिर मैंने बोला था कि हेल्थ के बाद मैंने क्या डिफाइन किया था, आपको डिजीज डिफाइन किया था, इलनेस बताया, सिकनेस बताया था। उसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम काम चला लेंगे, लेकिन डिजीज के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मैंने एक बेसिक सा डेफिनेशन आपको बताया था, और वो बेसिक सा डेफिनेशन क्या था बच्चों, थोड़ा बताइए मुझे, सोच के मन में सोचिए और बताइए कि क्या था वो। यही बताया था क्या कि फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इन द बॉडी नोन एज डिजीज, डिस इज। अब फिर मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था कि फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्या हो सकते हैं कि आपकी प्रॉपर जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो प्रॉपर ना चल रही हो। साइकोलॉजिकल मतलब आपके माइंड में कोई दिक्कत हो, आपके ब्रेन में कोई दिक्कत हो, आप डिप्रेशन में हो, अगर उसमें भी कोई अगर दिक्कत है तो इसको हमने बोला था ये भी डिजीज के अंदर आएगा। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, कॉज पॉस्टुलेट के बारे में मैंने बताया था कि एक एजेंट होगा, वो किसी होस्ट में घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको डिजीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए होता है। अब ये इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल बस चुपचाप बस बैठकर बस सुनते रहिए आप, ठीक। चलिए, फिर मैंने आगे क्या बोला था बेटा कि उसके बाद मैंने एपिडेमियोलॉजिकल आपको ट्रायड बताया था। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में मैंने ये बताया था कि एक एजेंट होगा और वो एक ससेप्टिबल होस्ट में एंट्री कर जाएगा तो ही डिजीज होने की संभावनाएं होंगी, और उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काम करेंगे। अब मैंने क्या बताया था इसमें कि जो ससेप्टिबल होस्ट और होस्ट में डिफरेंस क्या था बेटा। ससेप्टिबल होस्ट मैंने उनको बोला था जो कि इम्यून कंप्रोमाइज्ड होंगे। इम्यून कंप्रोमाइज्ड का मतलब बेटा मैंने क्या बताया था, फिर आप सोच के बताइए कि इम्यून कंप्रोमाइज्ड को मैंने क्या बताया था। ऐसे पर्सन जो स्टेरॉयडल थेरेपी पे हों तो उनका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, या कोई अच्छी तरीके से खाना पीना नहीं खा रहा है तो उसको दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो मैंने आपको यह भी बोला था कि चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और मैंने आपको वहां पर एक वर्ड बताया था कि जो माइंड होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, एक चार्ट की मदद से मैंने आपको वो बात बताई थी। तो ये थोड़ा सा मैंने रैपिड डिवीजन बताया। फिर उसके बाद मैंने ये बोला था कि डिजीजोस का इतना सिंपल चीजें नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस भी होती हैं जो मल्टी फैक्टोरियल होती हैं, मतलब उनको कॉज करने में मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कॉज करने में मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैंने फिर मल्टी फैक्टरल डिजीज के बारे में भी मैंने बात किया था। फिर मैंने बात किया था बेटा क्या, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या होती है, किस तरीके से डिजीज का प्रोग्रेशन होता होगा वो मैंने आपको बताया था, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया था। फिर हमने बात की थी चेन ऑफ इन्फेक्शन की, कि चेन ऑफ इन्फेक्शन
जैसे कि मैंने कोई रिजर्वायर होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, रिजर्वायर हो जहां पे वो रहेंगे, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट हो जहां से वो बाहर निकलेंगे। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था ताकि आप प्रिवेंशन को पढ़ पाए बेटा। देखिए, जब कोरोना वायरस का केस अगर हमने देखा था बेटा, तो हमने, आपको याद होगा कि हम लोग 14 डेज के लिए लोगों को क्वारंटाइन कर रहे थे। उसके हमारा तात्पर्य क्या था? सरकार उस टाइम बार बार क्या बोल रही थी कि, क्या बोल रही थी कि चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ना है, चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ना है। जैसे कि सिंपल सी बात है कि कोरोना वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही थी। अब मान लीजिए मुझे, मान लीजिए सपोज कीजिए मुझे कोरोना हुआ है, ठीक। अब कोई अदर पर्सन है, मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, उसको कोरोना नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। और मैंने कल बताया था कि कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा, वो 14 डेज होता है, याद कीजिए। तो जो 14 डेज जो इंक्यूबेशन पीरियड था, उसके बारे में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर उस टाइम तक अगर कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, तो मुझे लगेगा कि अगर मेरे अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब कि कोरोना एजेंट आया भी होगा, तो हमारी बॉडी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। मतलब अब मेरे अंदर वो पैथोजन नहीं होगा, मतलब मैं अब और किसी को स्प्रेड नहीं कर पाता हूं। कुछ बच्चों ने ये डाउट रेज किया था कि सर एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक में डिफरेंस समझ में नहीं आया था, उसको आप दोबारा बता दीजिएगा। तो सुनो, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक में डिफरेंस क्या था? बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुनना, सपोज करो मैं कहीं घूमने गया, सपोज करो मनाली घूमने गया, ठीक है। अब मनाली जब मैं घूमने गया, तो उस टाइम पे कोरोना वायरस फैला हुआ था। मैंने वहां से, मैं ऐसे किसी पर्सन के संपर्क में आया जो ऑलरेडी कोरोना वायरस से ग्रसित था। अब मैं उसके कांटेक्ट में आया, मुझे, मेरे अंदर कोरोना वायरस एंटर कर गया। अब मेरे अंदर कोरोना वायरस जाके मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, मल्टीप्लाई और ग्रो की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो ग्रो तो मैं बैक्टीरिया की बात कर सकता हूं, लेकिन वायरस की जब मैं बात करूंगा तो मल्टीप्लाई की बात करूंगा। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग से भी बेटा आपको समझना चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। चलिए, फिर मैंने क्या बोला कि अब वो कोरोना वायरस मेरी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक। उसने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, लेकिन मेरा जो इम्यून सिस्टम था वो तगड़ा था। अब मैं जब यहां पर आया, तो यहां के हेल्थ सेक्टर में जो लोग थे, उन्होंने मुझे 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया। जब उन्होंने मेरा टेस्ट किया, तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, और उसके बाद मुझे उन्होंने क्या किया? क्वारंटाइन कर दिया कि आप एक जगह पर रहेंगे, आप नॉर्मल पर्सन से नहीं मिल सकते, जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, जिनको डिजीज नहीं है, ठीक। अब मैं घर में हूं, धमा चौकड़ी के साथ जी रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मूवीज देख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। मतलब कहने का मतलब क्या है? अब इन 14 डेज के अंदर अगर मुझे पूरे ड्यूरेशन में अगर कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुआ, तो इस टाइम पर मैं अपने आप को बोलूंगा कि मेरे अंदर इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि कोरोना वायरस आया था, लेकिन मैं सिम्टम्स शो नहीं किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एसिम्टोमेटिक। मतलब मैं क्या कहलाऊंगा? एसिम्टोमेटिक। लेकिन मान लीजिए मैं अभी आया, रहने लगा, 2-3 दिन तक मुझे सिम्टम्स नहीं आए, 2-3 दिन तक, 4 दिन तक मुझे सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन आने वाले समय में मुझे सिम्टम्स आ गए। मतलब 5 दिन के बाद मुझे सिम्टम्स आ गए, तो 5 दिन तक मैं क्या कहलाऊंगा? प्री सिम्टोमेटिक। मतलब मुझे सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक में भी एजेंट अंदर आएगा, इन्फेक्शन दोनों में होगा, लेकिन प्री सिम्टोमेटिक में क्या होगा कि मुझे सिम्टम्स आने वाले समय अपीयर होंगे, और एसिम्टोमेटिक में मुझे पूरे ड्यूरेशन में मुझे सिम्टम्स नहीं आएंगे, और फिर मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा बिना किसी सिम्टम को शो किए हुए। चलिए, अब इसके बाद हमने प्रिवेंशन वगैरह सब देख लिया था। अब आज का लेक्चर जो मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा, ये बिल्कुल बेसिक सा है और बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल इजी सा है। अब अगर मैं बात करूं, सुनना बात ध्यान से, तो मैंने यहां पर लिख रखा है लेक्चर नंबर 2। अब देखिए, मैंने यहां पर लिख रखा है बेटा इन्फेक्शन। पहले समझो, फिर मैं इसको बताऊंगा कि व्हाट इज इन्फेक्शन। व्हाट इज
इन्फेक्शन। कोई पैथोजन, जो कि मैंने आपको बताया था, पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट को मैं क्या बोलता हूं बेटा? पैथोजन बोलता हूं। कोई पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर किया, या उसने मल्टीप्लाई किया, या उसने ग्रो किया, या उसने दोनों किया, और उसके बाद मेरी बॉडी उस पैथोजन के खिलाफ कुछ रिएक्ट करेगी, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर किया, और एंटर करने के बाद वो मेरी बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई करेगा, या वो ग्रो करेगा, या वो दोनों करेगा, तो इस कंडीशन को मैं इन्फेक्शन बोलूंगा। मतलब मैं इन्फेक्ट हो गया हूं किसी एजेंट से, यानी कि पैथोजन से। ठीक है, अब इस पैथोजन के खिलाफ मेरी बॉडी कुछ अगेंस्ट में, उस पैथोजन के अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स करती है, और इस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में डिफरेंस समझना। इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लामेशन होगा। तो अब सर, इन्फ्लामेशन तो आपने बहुत बार हर जगह पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आज तक जितने भी बच्चों से पूछा है, तो उन्होंने इन्फ्लामेशन को गलत वर्ड्स में डिफाइन किया है, क्योंकि हमें चीजों को समझना जरूरी ही नहीं समझते। हम रट कर घोल कर सोचते हैं कि चीजें क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने हमेशा बोला है कि हो सकता है कि आप रट के, हो सकता है कि आप रट के ये नीट यूजी क्वालिफाई भी कर लें, लेकिन आप जब एमबीबीएस में पहुंचेंगे, तब वहां ना कहीं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी जरूर लगेगी बेटा, और फिर आपको वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना बेटा इतना आसान नहीं है, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने उस लाइफ को फेस किया है, और जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मैंने उनकी जिंदगी देखी है। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे नोबल प्रोफेशन में, बेटा ये बहुत थैंकलेस जॉब है, बहुत थैंकलेस जॉब है ये, आप याद रखिएगा। आप अभी भी, हम जो डॉक्टर्स, जो प्रोटेस्ट चल रहा था बेटा, हम किसकी मांग कर रहे थे? अपने अपने प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे बेटा। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आज भी हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। सिंपल सी बात है बेटा, हम 5 साल, 8 साल, 10 साल पढ़ाई करके, 10 साल पढ़ाई करके अगर हमने 300 से 400 फीस रख दी, तो लोग क्या बोलते हैं कि यार बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, बहुत ज्यादा ओपीडी का कॉस्ट कर रहा है। जबकि आपने 10 साल उसमें लगाया, अपने पूरे जीवन का 10 साल लगा दिया, उसके बाद भी लोग बोलते हैं 300 की ओपीडी, 400 की ओपीडी अगर आप लेंगे, तो नॉर्मल पर्सन क्या बोलता है? यार उसका ओपीडी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है। आप 500 पिज्जा खाकर चले आएंगे, वो आपको महंगा नहीं लगेगा, लेकिन 500 की ओपीडी अगर किसी डॉक्टर की है, तो वो लोगों को महंगा लगता है। और ये बेटा, मैं हार्श रियलिटी, हार्श ट्रुथ बता रहा हूं हमारी सोसाइटी का, ये बात याद रखिएगा। लोग आएंगे और आपके ऊपर बस पूरा ठिकरा फोड़ के चले जाएंगे। लोग आएंगे, हो सकता है कोई पेशेंट आपके पास ब्रॉड डेड आए, आपने उसको इमरजेंसी मेडिसिन लगाया, कई लोग ऐसे होंगे बोलेंगे कि आपकी दवाई लगाने की वजह से वो मर गया। हम किस किस फेज से गुजरते हैं बेटा, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। आप भी उस चीज को फेस करेंगे। बहुत पेशेंस का काम होता है बेटा डॉक्टर बनना। एक अगर डॉक्टर की मैं बात करता हूं, तो अगर एक अच्छे डॉक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो वो हमेशा, बेस्ट डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट होते हैं। पेशेंट का मतलब, उनके पेशेंट का मतलब वो पेशेंस अपने अंदर रखते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंस होता है उनके अंदर। पेशेंट नहीं बोल रहा हूं, पेशेंस बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो खैर, मैं अब भावनाओं में बह गया, कभी हम लोग और डिस्कस भी करेंगे। बस मैंने आपको यह बताया। अब सुनिए, मैंने ये बोला कि एन इन्फेक्शंस अकर व्हेन पैथोजन
such as bacteria, viruses, yeast, fungi, or other microorganism enters into the body, multiply, grow, or both in the body और इसमें बॉडी मल्टीप्लाई करेंगे किसके अंदर, इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर गए, मल्टीप्लाई किए, ग्रो किए, या दोनों कर सकते हैं। और इसमें बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है। अगर बॉडी रिएक्ट कर रही है बच्चों, अगर मैंने ये बोला कि अगर बॉडी रिएक्ट कर रही है, बॉडी अगर रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्फ्लामेशन शो कर रही है। इसका मतलब वो इन्फ्लामेशन शो कर रही है। तो अगर मैं इन्फ्लामेशन को एक बेसिक सा डेफिनेशन में आपको बताना चाहूं तो इट इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, इट इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। फिर से समझना मैंने क्या बोला, इट इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी एरिया में रह रहे हैं और हमारे पास एक छोटी सी टुकड़ी है, हम मतलब छोटी सी टुकड़ी मतलब कि लड़ने वाली टुकड़ी, ठीक है, जो कि हमारे उस क्या कहते हैं बॉर्डर की रक्षा करेगी। ठीक, अब मान लीजिए किसी ने उस पर हमला किया, तो उस हमले के अगेंस्ट में जो बॉर्डर पे जो टुकड़ी तैनात है, जो उसके रिस्पॉन्स में जो वो रिएक्ट करेगी, उसी को आप क्या बोल दोगे, इन्फ्लामेशन। जैसे कि फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब क्या है, पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया बेटा, फॉरेन पैथोजन बाहर से जो आया हमारी बॉडी में एंटर किया और उसके खिलाफ मेरी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हुए, उसी को मैंने क्या बोला है, इन्फ्लामेशन। बेटा अब सुनना बात ध्यान से, मैं यहां पर एक बात बताने वाला हूं। कल मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, इन्फ्लामेशन पे बेस्ड रहेगा, वो पूरा इन्फ्लामेशन उसमें मैंने समझा रखा है। वो इन्फ्लामेशन थोड़ा सा अप है, मतलब कि नीट यूजी के लिए नहीं है, वो थोड़ा सा अप है, मतलब थोड़ा सा मैंने इन्फ्लामेशन को ज्यादा समझा दिया है। लेकिन इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं बस आपको जब मैं जो कल लेक्चर अपलोड करूंगा, तो मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि उस लेक्चर को एक बार बस देख लेना, बस एक बार देख लेना। थोड़ा थोड़ा आपको जब समझ में आ जाएगा, तब मैं जब उसके बाद एक लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसका समरी आपको इन्फ्लामेशन बता दूंगा, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और बिलीव मानो बेटा कि ये इन्फ्लामेशन अगर आप समझ गए तो आप डिजीज चैप्टर को समझ जाओगे। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे जब मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये पता नहीं क्या पढ़ा, एमबीबीएस का पढ़ा दिया, जो कि मैं ऑलरेडी बदनाम रहता हूं कि मैं ज्यादा पढ़ाने के लिए बदनाम रहता हूं। मैं ज्यादा पढ़ाने के लिए बदनाम रहता हूं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, एमबीबीएस का पढ़ा देते हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा, नहीं। मेरा मकसद सिर्फ आपको डॉक्टर बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छा डॉक्टर बनना वो आप पे डिपेंड करेगा। और मकसद क्या है, देखो बेटा, मैं आपको सिर्फ मेंटर कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं। याद रखिएगा इस चीज को कि मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं किसी बच्चे का 180 में 180 मार्क्स लगा दूंगा, नहीं। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं बेटा, लेकिन उस पर चल के तो तुमको खुद ही जाना पड़ेगा। कोई टीचर सिर्फ आपको बेटा, किसी भी टीचर का, किसी भी मेंटर का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो आपको एक पाथ दिखा सके कि आपको उस पाथ पे चलना है। क्योंकि उस पाथ में जो भी गड्ढे होंगे, हम उस गड्ढों को पहले से ही आपको आगाह कर देंगे कि भैया वो उस रास्ते से मत जाइएगा, उस रास्ते में खाई है, उस रास्ते में गड्ढा है, आप गिर जाओगे, बस। लेकिन उस पर चलकर जाना आपको ही है बेटा, ये एकदम सत्य वचन बोल रहा हूं। तो कोई भी टीचर बेटा, सबका यही काम है, जितने भी टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं सब बहुत अच्छे हैं और सबका कहना मानिए आप। लेकिन बस मैं आपको यही बोलूंगा कि सर सब टीचर का एक ही काम है बेटा कि आपको आपके पाथ में आपकी हेल्प करना, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। दैट्स इट। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि ये इन्फ्लामेशन क्या हुआ, ये आपको समझ में आ गई बात। अब देखो, जब ये इंफेक्शन, जब कोई पैथोजन एंटर करेगा तो इन्फेक्शन जो भी कॉज होगा बेटा, उसके बाद हमारी बॉडी कुछ
चीजें शो करेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। हमारी बॉडी जब इन्फ्लामेशन होगा बेटा तो हमारी बॉडी कुछ चीजें शो करेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। जैसे कि हमको फीवर आने लगेगा, हो सकता है जहां पर चीजें चोट लगी है वहां पर स्वेलिंग हो जाए। रनिंग नोज, जैसे कि आप जानते हैं जब आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आपकी नाक बहती है बेटा। हो सकता है स्वेलन लिम्फ नोड हो जाए, जैसे कि टीबी के केसेस में बेटा हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे आपको गांठें मिल जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि लिम्फ नोड्स में क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई। हो सकता है कफिंग हो जाए, कफिंग मतलब खांसना, ठीक है। स्नीजिंग मतलब छींकना। हो सकता है आपको नोजिया और वोमिटिंग हो जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी का 8.1 उठाओगे बेटा तो उसमें बहुत सारी डिजीजेस के बारे में दे रखा है। तो वही चीज मैंने आपको, इतने सारे बहुत सारे सिम्टम्स हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी मैंने आपको कि लगभग ये बहुत सारे डिजीजेस में ये आपको कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, यहां पर मैंने एक बात और लिख रखी है बेटा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कैन कॉज रेडनेस, हीट एंड स्वेलिंग। ये जो रेडनेस, हीट एंड स्वेलिंग लिखा है बेटा, एक्चुअली ये साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन के अंदर आता है, जो कि आप कल वाले लेक्चर में जब आप पढ़ेंगे उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेडनेस कैसे होती है, हीट कैसे होगा और स्वेलिंग कैसे होगा, और फिर पेन भी, ठीक है। तो ये सब चीजें बेटा आप देखेंगे, ठीक। तो मुझे लगता है कि अब आपको इन्फेक्शन समझ में आ गया कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, वो डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, कुछ सिम्टम्स शो करेगा, वो सिम्टम्स ये हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी भी उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स करेगी, जिसको हमने बोला इन्फ्लामेशन। और अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसा है तो वो रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन कॉज कर सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब तो ये पहला डेफिनेशन था, तो मुझे अब समझ में आ गया कि व्हाट इज इन्फेक्शन। अब मैंने यहां पर लिखा है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस की अगर बात करता हूं बच्चों, तो इसको मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक को मैं बोल सकता हूं इन्फेक्शियस डिजीजेस, एक को मैं बोल सकता हूं बच्चों इन्फेक्शियस डिजीजेस, और एक को मैं बोल सकता हूं बच्चे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इतना बात समझ में आया क्या बच्चों? अब इसको समझते हैं कि क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीजेस। बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा, बिल्कुल बेसिक, कोई डरने वाली बात नहीं, सब एकदम लप्पू है बेटा, ठीक। तो मैंने क्या बोला, इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में बोला। इन्फेक्शियस डिजीजेस और आर दोज डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच कैन कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट। अब सुनना इसको हिंदी में, मैंने क्या बोला, ऐसे डिजीजेस जो एक इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि पैथोजेन के कारण होंगी। सुनना बात ध्यान से, ऐसी डिजीजेस, ऐसे रोग जो किसी इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि पैथोजेन यानी कि रोग कारक के द्वारा होंगे, उसको मैंने क्या बोला है, इन्फेक्शियस डिजीजेस। आ गई बात समझ में? ठीक। तो यहां पर सिंपल सा मैंने बोला कॉज्ड बाय पैथोजेन, कॉज्ड बाय पैथोजेन, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया, ठीक। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की, तो ऐसी डिजीजेस जो किसी इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि पैथोजेन के कारण नहीं होंगे, तो सर किसके कारण होंगे? ऐसी डिजीजेस किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन या टॉक्सिक एनवायरमेंट्स के कारण हो सकते हैं। सर जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि खदानों में काम करते हैं, जैसे कोई कोल इंडस्ट्री में काम कर सकता है, कोई सिल्क इंडस्ट्री में काम कर सकता है। तो ऐसी जगहों पर जो लोग काम करते हैं, तो वहां का धूल में काम कर रहे हैं बेटा, शुगर केन मिल्स में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग
कि एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा धूल वगैरह है और वो धीरे धीरे धूल के कण हमारे लंग्स में जाएंगे और हमारे लंग्स में क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस। इसको मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा। जब पढ़ाऊंगा क्या, आप लोग तो 12th में हो, तो आप लोग ने जब 11th का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा बेटा, तो आपने वहां पर जरूर पढ़ा होगा न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस डिजीजेस। तो उसमें क्या होती है, लंग्स में बेटा फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसके कारण आपकी लंग की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने के कारण हो सकता है कि अगर वो सीवियर कंडीशन में चली जाए तो लोगों की डेथ भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि ऐसी डिजीजेस जो टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण हो सकती हैं या लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण हो सकती हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, लैक ऑफ एक्सरसाइज था बेटा वहां पर, या कोई स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करने के कारण, या कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, हैवी ड्रिंकिंग कर रहा है, लीवर सिरोसिस हो गई, हेपेटाइटिस हो गया बेटा उसको। तो ये सारी डिजीजेस जो हैं ये किसी इंफेक्शियस एजेंट के कारण नहीं हो रही हैं, ये या तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण हो रही हैं कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी है, या दूसरा ये हो सकता है कि एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशन है जहां पर वो हमारे एडेप्टेशन के लिए प्रॉपर नहीं है। तो उन डिजीजेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो मैंने अगर इसके बारे में बात करनी है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, कॉज्ड बाय टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशंस और क्या बताइए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब ध्यान देना बेटा, अगर हम बात करते हैं इंफेक्शियस डिजीजेस में, सुनना बात ध्यान से बच्चों, ठीक है, अगर हमने यहां पर बात की तो इसमें एक आती है बेटा कॉन्टेजियस डिजीजेस, और एक आती है बेटा आपकी नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस, नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस। अभी सब समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें बेटा क्या हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी डिजीजेस, जैसे कि एडिक्शन वगैरह, एडिक्शन, कैंसर, सब इसी के अंदर आएगा बेटा। एडिक्शन, कैंसर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सब ये मैं एकदम सिंपल सा चीजें लिख के आगे बढ़ जाता हूं, ठीक। तो मुझे लगता है बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज क्या है। एक मैंने क्या बताया, एक इन्फेक्शियस डिजीजेस और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं, बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, बताओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैंने बात की है यहां पर, एक वही सेम चीज लिखा हुआ है, क्या बात कर रहे हो, हाँ। तो मैंने पहले इन्फेक्शन पढ़ाया, फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पढ़ाया, ये बेटा आपका सेकेंड डेफिनेशन है। इन्फेक्शियस डिजीजेस, दोज डिजीजेस विच कॉजेस इन्फेक्शन, वही तो मैंने बताया कि ऐसे डिजीजेस जो कि इन्फेक्शन को कॉज करें, ऐसी डिजीजेस जो कि इन्फेक्शन को कॉज करें, उनको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस विच अकर्स बाय एजेंट और पैथोजन, जो कि किसी एजेंट या पैथोजन के कारण होंगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस। लाइक टाइफॉइड जो कि साल्मोनेला टाइफी से होगा, ट्यूबरकुलोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होगा, एड्स
क्या किससे होगा? HIV वायरस से होगा। ठीक है, तो ये सारी डिजीज और भी हो सकती हैं, सिर्फ मैंने इतने के नाम लिखे हैं बेटा। तो ये सब आप में आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी आपको मेंशन कर दिया। तो ये सारी डिजीजेस एक पर्टिकुलर एजेंट या पैथोजन के कारण हो रही हैं, इसलिए ऐसे डिजीजेस को हम लोग ने इन्फेक्शियस डिजीज बोल दिया। फिर मैंने क्या बोला बेटा आपका? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यही तो अभी हम लोग ने पढ़ा था। देखो मैंने क्या लिखा है, दोज डिजीजेस विच आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन और एजेंट, यही तो सेम चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, इंस्टीड दीज डिजीजेस आर जनरली कॉज्ड बाय जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर अदर देन पैथोजन। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं लास्ट टाइम मैं भूल गया था कि जेनेटिक्स का भी जो होगा बेटा, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हेल्थ को कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर सकता है बेटा। उसमें सबसे पहला मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर्स बताया था, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसेमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, ये सब मैंने आपको, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपकी डिसीजेस तो हैं, लेकिन ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है बेटा मैंने, मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जांपल जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, कैंसर, न्यूमोकोनियोसिस जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। तो ये सारी डिजीजेस जो मैंने लिखी हैं बेटा, ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण या टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण या जेनेटिकल, अगर मैं यहां पर एक आध लिख दूं, चलिए मैंने यहां पर एक जो कि फेमस एग्जांपल है वो लिख देता हूं, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया तो क्या हो गया बेटा आपका? जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये किस में आएंगे बेटा? आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में क्वेश्चंस आते हैं बेटा, पूछते हैं आपसे कि कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है और कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो रट्टा मार के जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले समझा दिया और उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिख दी है। इन सब का आप नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। ठीक, फिर मैंने यहां पर क्या लिख रखा है? कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या लिखा हुआ है बेटा? कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब सुनना बात ध्यान से, बिल्कुल एकदम लप्पू है बेटा ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहां पे? ऑल्सो नोन एज इंफेक्शियस डिजीजेस और ट्रांसफरेबल डिजीज, मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं। अब पर फैलने का मोड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर ये पर्सन टू पर्सन फैलेंगी तो इसको हम लोग ने क्या बोला था? कॉन्टेजियस डिजीजेस। अभी आगे लिखूंगा, लिखा हुआ भी है बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ऑल्सो नोन एज इंफेक्शियस डिजीज और ट्रांसफरेबल डिजीज आर दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन फैल सकती हैं। फ्रॉम एनिमल टू पीपल, एनिमल टू पीपल जैसे कि बताइए, इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे बेटा, इसका एग्जाम्पल मुझे बताओ। फ्रॉम एनिमल टू पीपल क्या हो सकता है? जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, रेबीज। रेबीज क्या है? आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है। फ्रॉम सरफेस जैसे कि कोल्ड हो गया। कोल्ड भी तो बेटा, आप मान लीजिए किसी को कोल्ड हो रखा है, आपने उसका मोबाइल लिया, मोबाइल पकड़ा, कुछ देखा, फिर उसको वापस कर दिया और उसी हाथ को आपने यहां लगा लिया, तो उसके छूने से, उस सरफेस से जो भी उस सरफेस पर जो भी क्या थे, वायरस थे, वो आपके अंदर चले जाएंगे। तो सरफेस से भी फैल सकता है। फ्रॉम फूड, आपने कोई खराब खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा। फूड में कोई क्या कहते हैं, जो प्रॉपर तरीके से पका हुआ नहीं था और उसको आपने खा लिया, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज थे जिसने आपकी तबीयत खराब कर दी। तो ये मैंने क्या बोल दिया? कम्युनिकेबल डिजीज बेटा। ठीक है, कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया और वायरस के कारण भी फैल सकते हैं। ठीक, चलिए अब मैंने यहां पर क्या लिखा है? कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, किसके किसके थ्रू ये फैल सकते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो मैंने आपको बता रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बात ध्यान से। कंटामिनेटेड सरफेसेस, जैसे मैंने अभी बताया कि मोबाइल से, मोबाइल बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा
कंटामिनेटेड जो सरफेस होता है वो मोबाइल होता है। 10 हाथों में जाता है, मान लीजिए अगर आप किसी को मोबाइल नहीं भी देते हो, अगर आपके हाथ में भी रहता है तो आपका हाथ कितने दिन में आप साफ करते हो? पूरा पूरा दिन हो सकता है आप साफ ना करते हो। ठीक है, तो बहुत डर्टीएस्ट वो सरफेस होती है आपका मोबाइल, तो कंटामिनेट सरफेस से हो सकता है बेटा। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने सुना होगा कि जब मैं आपको एड्स पढ़ाऊंगा, जब हेपेटाइटिस बी पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पर बताऊंगा कि किससे कैसे कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिससे वो फैल सकता है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड से बेटा, अगर किसी कंटामिनेटेड ब्लड, किसी एड्स वाला पेशेंट जो है बेटा, उसका जो ब्लड है, जो कंटामिनेटेड ब्लड है, अगर उसको किसी और को चढ़ा दोगे आप, तो वो पर्सन भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी हो गया। थर्ड मैंने क्या लिख रखा है बेटा आपका? इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट जैसे कि सिंपल सा, अगर मैं इंसेक्ट बाइट को ना बोलूं तो आप मच्छर क्या है? इंसेक्ट है। मॉस्किटो क्या है? इंसेक्ट है। ठीक है, वो काटेगा, मलेरिया हो जाएगा। तो उससे फैल रहा है कि नहीं? थ्रू एयर, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने जब आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ाया था बेटा, तो मान लीजिए कोई पर्सन बगल में खड़ा है, आपने छींका, ड्रॉपलेट्स बाहर आई, तो क्या हुआ? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सामने वाले को हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि छींकना जब चाहिए तो ऐसे छींकना चाहिए, या आपके पास कोई हैंकी है तो उससे लेके छींकिए, ताकि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्प्रेड ना हो और किसी अदर पर्सन को, अगर कोल्ड आपको हो रखा है तो सामने वाले को ना हो। ठीक है, तो थ्रू एयर भी हो सकता है, एयरबॉर्न भी हो सकता है। फीको ओरल रूट, जैसे कि फीसिस और ओरल, मतलब कि आप जैसे सिंपल सी बात है कि बहुत सारे लोग बेटा जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं, हो सकता है कि वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग ना करते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो किसी पैरासाइट से ग्रसित है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करता हूं, तो इंटेस्टाइन में उनके कुछ है, इंटेस्टाइन में कोई भी पैरासाइट है जो कि क्या कहते हैं फीसिस के थ्रू बाहर आ रहा है, उन्होंने साफ नहीं किया और उसके बाद फिर से उन्होंने खाना खाया, तो वो जो उनका हाथ जब साफ नहीं हुआ है तो उसके थ्रू वो वापस से फैल गया, तो फीको ओरल रूट हो गया। सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो आपको पता ही होगा बेटा, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें आप लोग ने पढ़ा होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। पहले हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते थे, अब हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पर्सन इन्फेक्ट हो वो सिम्टम भी शो करे, मतलब उसको डिजीज हो जाए, ऐसे लोगों को हम लोग कैरियर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, अब इसके ये मूड्स हो गए। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या क्या बेटा? हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया और टाइफाइड हो गया। तो इसके थ्रू क्या बेटा आपके इन ऐसे डिजीज को मैं क्या बोल सकता हूं? कम्युनिकेबल डिजीजेस बोल सकता हूं। ठीक, अब आइए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेटा। अब अगर मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात कर रहा हूं तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा? लिखा हुआ है यहां पर, most of the infectious diseases are non-communicable diseases। मुझे बताओ, नॉन कम्युनिकेबल, मोस्ट ऑफ द इंफेक्शियस डिजीजेस आर नॉन कम इंफेक्शियस डिजीजेस, क्या मैंने ये सही लिखा है? बताइए, क्या मैंने ये सही लिख रखा है कि मोस्ट ऑफ द इंफेक्शियस डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल? नहीं, मोस्ट ऑफ द non-infectious diseases, most of the non-infectious diseases are non-communicable diseases। जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी को डायबिटीज हो रखा है, तो क्या अगर वो पर्सन किसी से हाथ मिला लेगा तो क्या उसको भी डायबिटीज हो जाएगी? क्या नहीं। मान लीजिए हमारे से जैसे मान लीजिए कोई दादाजी हैं, ठीक है, आपके दूर के दादाजी हैं, उनको आप दादाजी बोलते हो। ठीक है, उनको मान लीजिए हो रखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, अब उनको पता है कि मेरा समय नजदीक आ गया है, और उनका कोई दुश्मन थे, चले गए उनसे मिलने और हाथ मिला लिया, पता चला उनको भी हार्ट अटैक आ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीजेस थी वही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। इसका मतलब सिंपल सा है बेटा कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल नहीं सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल क्या है बेटा आपका? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। मुझे बताइए, एक हम लोग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम,
अभी चल रहा है 11th में, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो एक डिजीज होती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं सीओपीडी। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पढ़ाऊंगा इसको, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये एक लंग की डिजीज है बेटा, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने के कारण होती है, ठीक है। चलने के कारण मतलब कि लंग में इंफेक्शन रहेगा, बहुत सारी चीजें बढ़िया। अभी आप इसको मत ही लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बस मैंने आपको इतना बताया कि बहुत सारी ऐसी लंग डिजीज होती हैं बेटा जो कि नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। उसमें से एक क्या है आपका सीओपीडी। अस्थमा आपने सुना होगा बेटा, वो भी क्या है, क्या है अस्थमा, वो भी क्या नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है, लेकिन वो डिजीज तो लंग की है आपकी, ठीक है। चलिए कैंसर, कैंसर की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो कैंसर क्या, अगर किसी को कैंसर है तो क्या दूसरे में फैल सकता है, नहीं। अब डायबिटीज यहां पर मैंने लिख रखा है, तो मुझे डायबिटीज ना लिख के डायबिटीज मेलाइटस लिखना जरूरी है बेटा। और मेलाइटस क्यों, क्योंकि एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी जो डिसीज मैंने बताई बेटा, ये क्या है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना फैले, ठीक। अब मैंने यहां पर क्या लिखा है बेटा, कॉन्टेजियस डिजीजेस अकर्स थ्रू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑफ बॉडी। मान लीजिए बेटा, सिंपल सी बात है, किसी को स्कैबीज हो रखा है स्किन में, ठीक है, उससे कोई स्किन टू स्किन टच हो गया, या उसने हाथ रख दिया फिर यहां पर फैल गया, तो वो क्या हो सकता है बेटा, स्कैबीज उसको हो सकता है। या हो सकता है बहुत सारा ऐसा फंगल इन्फेक्शन भी होता है बेटा, जो कि क्या होता है आपका टच से फैल जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और एक और एसटीआईज क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये कब हो सकता है बेटा, नॉर्मल नहीं, क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकता है, क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके थ्रू ये फैल सकता है, ठीक है। तो ऐसी डिजीजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टेजियस डिजीजेस, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हैं, मतलब इसमें कोई मतलब वेक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, फिर लास्ट में मैंने क्या लिखा है बेटा, जूनोटिक डिजीजेस एज ए डिजीज स्प्रेडिंग टू पर्सन थ्रू वर्टिब्रेट इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि वर्टिब्रेट ऐसा डिजीज जो किसी वर्टिब्रेट इंटरमीडिएट के थ्रू फैले, जैसे कि रेबीज बेटा, ठीक है, कुत्ता काटने से मतलब डॉग के बाइट करने से क्या होता है, हो सकता है रेबीज होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा ही होगा। अगर किसी को कुत्ता, अगर आपने देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि अगर किसी को कुत्ता काटता है तो उसके रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, ए डिजीज स्प्रेडिंग टू पर्सन थ्रू वर्टिब्रेट इंटरमीडिएट, इसका मतलब क्या है। और डॉग बाइट, ये रेबीज कैसे होता है बेटा बताइए, डॉग बाइट से होता है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट डेफिनेशन मैंने आपको बतानी है बेटा, दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको एड्स पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आर इन्फेक्शंस दैट अकर मोर ऑफन और आर मोर सीवियर इन पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम। आप ऐसा समझिए कि जो अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस होते हैं, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, ये जस्ट लाइक हमारा समाज, जस्ट लाइक हमारा समाज। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप के अगल बगल मान लीजिए कोई अगर बड़ा ऑफिसर है, तो उससे लोग डरेंगे, डरेंगे, ठीक है। और उससे अगर वो कुछ गलत भी कर रहा होगा तो शायद वो उससे ना बोले कुछ। लेकिन अगर कोई एक छोटा व्यक्ति है, मतलब कि जो बहुत बड़े पद पे नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। मतलब मौका परस्त लोग होते हैं। मतलब ऐसे इन्फेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, मौका परस्त इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटी पाकर वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे।
सिंपल सी बात है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एड्स बेटा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर कि जो एड्स वायरस होता है यानी कि एचआईवी जो वायरस होगा बेटा, वो आपकी बॉडी में जाकर क्या कॉज कराता है बेटा? मेनली वो CD4 यानी कि टी हेल्पर सेल काउंट्स को कम कर देता है। और टी हेल्पर सेल हमारे इम्यूनिटी को सही रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आई विल टेल यू, बहुत अच्छी तरीके से बेटा हम लोग बहुत मजे से हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी। मैं बता रहा हूं आपको, इतना मजा आएगा आपको इम्यूनिटी पढ़ने में जैसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने सिंपल सा बोला कि ऐसी डिजीजेस, सॉरी, ऐसे इंफेक्शंस जो मौका पाकर उस पर्सन को क्या कर दें, इन्फेक्ट कर दें। जैसे नॉर्मल कंडीशन में वो किसी के अंदर डिजीज कॉज नहीं कर सकते। जैसे कि एक अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, माइकोबैक्टीरियम एवियम, सुन लोगे कभी? माइकोबैक्टीरियम एवियम डिजीज कॉज नहीं करता, मतलब किसी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस कॉज नहीं कर सकता। वो उसके अंदर इतनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी पर्सन के अंदर घुसकर टीबी कॉज कर दे। लेकिन अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, हां, तो उसके अंदर ये ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी कॉज कर देगा। ठीक, तो जनरली वो टीबी कॉज नहीं कर सकता। ऐसे ही और भी मैं आपको बताऊंगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में जब आपको एड्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि ऐसे और कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं जो कि ड्यूरिंग एड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरली ऐसे इंफेक्शियस एजेंट्स, कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जनरली इंफेक्शन और डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी पर्सन का अगर इम्यून सिस्टम वीक है या वो पर्सन इम्यून कंप्रोमाइज्ड है तो ऐसे लोगों को वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया बेटा आज आपको? सबसे पहले मैंने आपको इन्फेक्शन पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया इन्फेक्शियस डिजीज, फिर मैंने पढ़ाया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, फिर मैंने आपको पढ़ाया कम्युनिकेबल डिजीज, फिर मैंने आपको पढ़ाया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फिर मैंने आपको पढ़ाया कॉन्टेजियस डिजीजेस, फिर मैंने पढ़ाया जूनोटिक डिजीजेस, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अब लास्ट की बात अगर मैं करूंगा बेटा, तो ये एक तीन चीजें और मैंने यहां पर लिख रखी है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। पेंडेमिक के बारे में तो आपने बहुत ज्यादा सुन रखा होगा जब कोरोना वायरस आया था तब। मैं अगर यहां पर एंडेमिक की बात करता हूं, मैं बच्चों अगर यहां पर एंडेमिक की बात कर रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। सपोज कीजिए कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है और यहां कहीं पर क्या है बेटा, आपका जशपुर है, जशपुर, और इसी के आसपास यहां पर क्या है बेटा, अंबिकापुर। ठीक, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जो मलेरिया के लिए एंडेमिक है। मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर मलेरिया के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में दो जगह मैंने जशपुर बताया और अंबिकापुर, वहां पर मलेरिया के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। जंगल ज्यादा है बेटा, तो जो ऑर्थोपोड्स है, मतलब कि जो वेक्टर्स है, मतलब फीमेल एनोफिलिस है, उसको ग्रो करने का ज्यादा टाइम मिलता है। ज्यादा जनसंख्या होगी तो मलेरिया के फैलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात है, मलेरिया। ठीक है, तो अब सुनना, मैं एंडेमिक को इसमें क्यों रिलेट कर रहा हूं। ऐसे डिजीजेस जो एक पर्टिकुलर प्लेसेस में ज्यादा देखने को मिलती हैं, ऐसे डिजीजेस को हम लोग एंडेमिक डिजीजेस बोलते हैं। वही चीज मैंने लिख रखी है, एंडेमिक इंप्लाइज बीइंग पर्टिकुलर, सॉरी, पिक्यूलियर टू ए रीजन। मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही ऐसी डिजीज अगर देखने को मिल रही है ज्यादा, उसी के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक का मतलब एक पर्टिकुलर जगह से है, एक पर्टिकुलर प्लेस से है। मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एंडेमिक इंप्लाइज बीइंग पिक्यूलियर
टू ए रीजन, मतलब कि एक रीजन के लिए बेटा वो एंडेमिक होंगे। ठीक है, चलिए फिर मैंने यहां पर क्या बोला, दूसरा ये एंडेमिक हो गया, दूसरा मैंने क्या बोला बेटा आपका ये एपिडेमिक। अब एपिडेमिक समझना, रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज टू ए लार्ज नंबर ऑफ होस्ट इन ए गिवन पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब नहीं आया सब समझ में, डेफिनेशन समझ में नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। चलो इधर देखो, मान लीजिए मैंने बोला कि ये कोई एक प्लेस है, ये कोई एक प्लेस है, ये कोई बेटा एक प्लेस है जो कि मैंने ऊपर लिया है। सपोज कीजिए ये एक अंबिकापुर है, अंबिकापुर एक प्लेस है, जानते होंगे बहुत सारे बच्चे छत्तीसगढ़ के जो हैं। ठीक है, अंबिकापुर एक प्लेस है। यहां पर हर साल, हर साल लगभग जुलाई अगस्त के महीने में, हर साल जुलाई अगस्त जो कि रेनी सीजन होता है, जुलाई अगस्त के महीने में मुझे इस अंबिकापुर में सपोज कीजिए कि हर साल लगभग लगभग 400 केसेस देखने को मिलते हैं रेनी सीजन में, 400 केसेस देखने को मिलते हैं रेनी सीजन में, सपोज कीजिए। ठीक, अब अचानक से क्या हुआ, एक साल ऐसा आया, जैसे कि मान ली सपोज कीजिए कि 2024 में जो बरसात का सीजन अभी चल रहा है, हो सकता है कि ये अचानक से इन केसेस का नंबर 400 के बजाय 4000 हो जाए, 4000 हो जाए। तो मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर प्लेस था, है ना, उस पर्टिकुलर प्लेस में हर साल एक डिजीज थी जिसके नंबर कुछ ही देखने को मिलते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक क्या हुआ बेटा कि उनका नंबर ज्यादा हो गया, उन केसेस का नंबर ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब, और वो बहुत तेजी से फैला, तो ऐसे इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। समझ में आई बात? तो वही मैंने बोला, रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज टू ए लार्ज नंबर ऑफ होस्ट इन ए गिवन पॉपुलेशन। उसी पॉपुलेशन में अब ज्यादा नंबर ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले कम देखने को मिल रहे थे। तो इसी को मैंने क्या बोला, एपिडेमिक। अब पेंडेमिक समझो, पेंडेमिक मतलब इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, नो बाउंड्रीज, मतलब ये पूरे विश्व में कहीं भी देखने को मिल सकता है। एन एपिडेमिक इज एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज, मतलब ये एपिडेमिक ही है, लेकिन इसका जो एरिया था, अब वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ना रह के वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, क्या इसका एग्जाम्पल तो बताओ बच्चों, क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात, पहला कोविड 19, कोविड 19। दूसरा क्या हो सकता है बेटा आपका, कॉमन कोल्ड। हाँ, पूरे विश्व में देखने को मिलता है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। और एचआईवी, ये सारे के सारे बेटा जो मैंने यहां पर डिजीजेस लिख रखे हैं, ये सारे के सारे आपके पेंडेमिक डिजीजेस हैं, सारे के सारे बेटा क्या हैं आपके पेंडेमिक, वो पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये इस पूरे स्लाइड को एक बार आप देखिए, फिर मुझे बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको। चलिए, तो फिर से थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बच्चों, इन्फेक्शन क्या है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, एंटर करने के बाद वो डिवाइड किया, ग्रो किया, या दोनों किया, इसको हम लोग ने इन्फेक्शन बोला। और इसके अगर उस पैथोजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी, उसको हमने क्या बोला, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन को मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं ताकि आप भूले नहीं। मैंने क्या बोला बेटा, इट इज ए प्रोटेक्टिव, it is a protective
response of our body against foreign invaders, ठीक है। तो इसी को मैंने क्या बोला बेटा, इन्फ्लेमेशन। मैंने अभी बताया बेटा कि मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, उससे आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं समझना है, बस आपको उस लेक्चर को देखकर थोड़ा मोटा मोटी अपने दिमाग में एक आउटलाइन तैयार करनी है इन्फ्लेमेशन की, बस मैं इतना चाहता हूं, इसलिए मैं वो लेक्चर अपलोड करूंगा। इससे आप ऑफेंड मत हो जाइएगा कि सर पता नहीं कितना ऊपर का पढ़ा दिए हैं, प्लीज, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, फिर मैंने क्या बोला कि जब हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी तो ये कुछ चीजें शो करेगी, और इसी को मैंने क्या बोला, सिम्टम, जैसे कि फीवर हो गया, स्वेलिंग हो गया, रनिंग नोज हो गया, स्वेलन लिम्फ नोड हो गया, क्या कहते हैं, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक। चलिए, फिर मैंने क्या बोला, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, कॉज्ड बाय पैथोजन, caused by toxic environmental condition or unhealthy lifestyle, but not caused by pathogen, ठीक। ये contagious समझ में आ गई आपकी, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैल सकती हैं, और जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं फैलेंगी उसको हम लोग नॉन कॉन्टेजियस फैलेंगे, लेकिन पैथोजन का होना यहां पर जरूरी है। फिर मैंने यहां पर क्या बोला कि एडिक्शन से ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एडिक्शन से हो सकता है, ठीक है, और कैंसर वगैरह ये सब इसी के अंदर आएगा बेटा, ठीक। फिर मैंने क्या बोला, इन्फेक्शियस डिजीज, क्या क्या है इन्फेक्शियस डिजीज, बोलो बोलो बेटा, बोलो, सोचो सोचो सोचो, मैंने क्या बोला, इन्फेक्शियस डिजीज विच कॉजेस इन्फेक्शन, ठीक। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि किससे होंगे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है, या एनवायरमेंटल टॉक्सिक एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो, जैसे कि सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, कैंसर, न्यूमोकोनियोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ये सब किसमें आएंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। ये सब पहचानने के लिए ये डिजीज दे देगा, पूछेगा कि कौन सी कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, कौन सी इन्फेक्शियस है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है, तो आपको ये सब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने इतना एक लेक्चर पूरा डेडिकेट किया है पूरा डेफिनेशंस को, ठीक। कम्युनिकेबल जो कि पर्सन टू पर्सन फैल सके, अब वो पर्सन टू पर्सन फैले या कोई वेक्टर आ जाए बीच में, जैसे फ्रॉम एनिमल टू पीपल, कुछ एनिमल से फैल सकती हैं, कुछ पर्सन टू पर्सन फैल सकती हैं, कुछ सरफेस से फैल सकती हैं, कुछ फूड खाने से फैल सकती हैं, कुछ पानी पीने से फैल सकती हैं, मतलब गंदा पानी पीने से फैल सकती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू, किसके थ्रू हो सकता है बेटा, तो कंटामिनेट सरफेस हो गया, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, लाइक ब्लड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक ब्लड ताकि आपको याद रहे, लाइक ब्लड, जैसे कि जब हम लोग पढ़ेंगे हेपेटाइटिस और एड्स, तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंसेक्ट बाइट, मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है, ठीक है। थ्रू एयर, कुछ अपना छीका, बहुत दूर कोई खड़ा है, न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, वो उड़ते हुए गया और उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। फीको ओरल रूट, आप पर्सनल हाइजीन आपकी मेंटेन नहीं है, उसके थ्रू फैल सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकता है। तो ये सारी बातें बेटा मुझे लगता है आपको समझ में आ गई हैं। फिर मैंने क्या बताया आपको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीजेस जो कम्युनिकेट नहीं करेगी, बात नहीं कर पाएंगे लोग आपस में, मतलब ये फैलेंगे नहीं एक दूसरे से, जैसे कि मैंने, फिर सिंपल सी बात है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, ये सब क्या है बेटा आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। कॉन्टेजियस डिजीजेस अकर्स थ्रू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, बता रखा है मैंने, स्कैबीज और एसटीआईज। फिर मैंने क्या बोला, जूनोटिक डिजीज, इसके लिए क्या, एक इंटरमीडिएट वर्टिब्रेट होस्ट होगा, जैसे कि मैंने क्या बोला, डॉग बाइट, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो जनरली कॉज नहीं होते हैं बट मौका परस्त होते हैं, मौका पाते ही वो हमला कर देंगे, जस्ट लाइक हमारा समाज। जब हमारी कंडीशन खराब होती है तो हमें और क्रिटिसाइज किया जाता है, अरे इससे कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की है, कोई मेहनत नहीं देखेगा आपका, सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है,
ठीक है बच्चों, तो ये अपने को समझ में आ गया कि ये क्या है आपका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। फिर हमने आगे देखा कि एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है और पेंडेमिक क्या है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक, अब इतना बेटा अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाए। लेकिन 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 जाने से पहले मैं एक डेफिनेशन आपको और बताना चाहूंगा, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, क्योंकि ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जाने से पहले बेटा, मतलब लेक्चर खत्म करने से पहले, कहीं और नहीं जा रहा बेटा मैं, ठीक है, आपको छोड़ के। ठीक, तो अगर मैं बताऊं इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी बताने से पहले सुनना बात ध्यान से। हम लोग जो एनसीईआरटी अब पढ़ेंगे तो उसमें एक 8.1 दे रखा है बेटा, और एक 8.2। 8.2 से स्टार्ट है आपकी इम्यूनिटी, और 8.1 में दे रखा है आपकी डिजीजेस के बारे में पूरा, डिजीजेस के बारे में पूरा। बहुत ऊपर आगे पीछे दे रखा है बेटा, उसमें भी बहुत रैंडम दे रखा है। आपकी आपकी तक, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें बहुत रैंडम दे रखा है। मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये मैं आपको बताता हूं। अगली क्लास से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा इम्यूनिटी 8.2 स्टार्ट करूंगा, 8.2 स्टार्ट करूंगा। पहले पहले मैं हेल्थ पढ़ा रहा हूं तो पहले मैं हेल्थ पढ़ाऊंगा, हेल्थ कैसे मेंटेन होती है वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा डिजीजेस। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो पहले मैं 8.2 पढ़ाऊंगा, उसके बाद 8.1 पे आऊंगा। तो प्लीज बेटा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अगर ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा मैं आपको इम्यूनिटी को पार्ट पढ़ा के निकल जाता हूं बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं, सुनना बात ध्यान से, रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट, अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन क्या होता है बेटा, डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी, रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन नोन एज इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला तंत्र क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। पैथोजन की जब मैं बात करूंगा बेटा, मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा कि पैथोजन कैसा केमिकल होता होगा, क्या होता होगा, और उसके बाद पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन होते हैं मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा। क्या होता है एंटीजन, क्या होता है एंटीबॉडी, क्या होता है एग्लूटिनेशन, क्या होता है सीरम, क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। ये सारे टर्म्स अगली क्लास में पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी का चैप्टर, मतलब इम्यूनिटी वाला पार्ट। तो इस लेक्चर में बेटा अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बेटा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये सारा का सारा नोट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अगर कोई बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं बेटा, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा सकता हूं आपको, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, और मुझे आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स आप प्रॉपर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, जब मैं लाइव क्लास लूंगा, जब मैं आपका लाइव क्लास लूंगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद, तब मैं वहां पर आपसे पूछूंगा कि आपने सारा नोट्स हो। कि बेटा देखो, मैं तो वर्चुअली आपसे से जुड़ा हुआ हूं, तो वर्चुअली जुड़ा हुआ हूं तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि जितना मैं आपको गाइड कर रहा हूं आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर, मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं कि आप उतना काम बेटा प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। बेटा ईमानदारी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और जो आप जी रहे हैं बेटा ये एक तपस्या है, ये एक तपस्या है बेटा।
अब आप समझिए इस चीज को कि इस तपस्या में आपको खरे उतरना है। अगर आपने ड्रीम देखा है तो उसको पूरा करना है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि सर कोई ना कोई हमको प्रॉपर टाइम पे एक मोटिवेशन देता रहे। बेटा याद रखिएगा कि एकला चलो रे। मैं मानता हूं कि यूनिटी, बहुत सारे लोग में यूनिटी अगर होगी तो स्ट्रेंथ पैदा करती है, लेकिन बेटा इस जमाने में अगर आपको चलना है तो समय हमेशा आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। आदत डाल लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको जरूर काम आएगा ये। मझधारों से तू हार नहीं जाना, साहिल तुझको पाना होगा लहरों में ढल के। है जिंदगी यही, बताइए, है जिंदगी यही जो चलती है, ये गिर के ही तो संभलती है। ये मैंने बताई है इसलिए बोला क्योंकि मैंने बच्चों को ये वाला क्वेट बहुत बार बोल रखा है। खैर चलिए, तो आगे बेटा हम लोग जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इम्यूनिटी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।